अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का सेट नंबर 4 एंड इन दिस सेट ऑल्सो वी विल प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, इसको लॉन्च किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। कहाँ से? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। आपको बताना है कि विक्रम एस इसको किस कंपनी ने बनाया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि इंडिया का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंडिया का पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, इसका क्या नाम है? इसका नाम है धवन 1। इसका नाम है धवन 1 एंड इसको भी बनाया है किसने? स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ऑल राइट। विक्रम एस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, इसको बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस। एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1, इसको भी बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। एंड महेंद्र सिंह धोनी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट भी किया है। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अग्निलेट। एंड जिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में ये अग्निलेट इंजन यूज होगा उसका नाम है अग्निबाण। मैंने बोला इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, उसका नाम है अग्निलेट। एंड जिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन यूज होगा उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम है अग्निबाण। ठीक है। एंड इस अग्निबाण एंड अग्निलेट, इसको बनाया किसने है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ एक और चीज आपको याद रखनी है, इंडिया का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड, इसको भी सेटअप किया है किसने? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। कहां पे? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अग्निकुल कॉस्मोस सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड। कहां पे? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बना था 1969 एंड इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और अभी हाल ही में इसके नए हेड बनाए गए थे, उनका नाम है एस सोमनाथ। उनका क्या नाम है? एस सोमनाथ। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Who among the following was not immediately arrested on break of Quit India movement and continued the freedom struggle till the end of 1943 being underground? किसको क्विट इंडिया के टाइम पे अरेस्ट नहीं किया गया था एंड दैट पर्सन कंटिन्यूड द फ्रीडम स्ट्रगल टिल द एंड ऑफ 1943? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट। क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में 1942 में। ऑल राइट। एंड गांधी कॉल्ड दिस क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग और फेलिंग बैंक। क्रिप्स मिशन को गांधी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग और फेलिंग बैंक। और उसके कुछ ही टाइम बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। कब? 8th ऑफ अगस्त 1942। इस
क्विट इंडिया मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वो है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति या इंडिया अगस्त मूवमेंट, इंडिया अगस्त मूवमेंट। एंड इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कहां से किया गया था? गवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे। गवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे। ऑलराइट। गांधी ने इस टाइम पे कौन सा स्लोगन दिया था? डू और डाई, डू और डाई। एंड क्विट इंडिया या भारत छोड़ो, ये टर्म या ये स्लोगन किसने कॉइन किया था? यूसुफ मेहराली। ठीक है, यूसुफ मेहराली। ये हमने ऑलरेडी पुराने सेट्स में देखा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट्स ऑल मेजर कांग्रेस लीडर्स द वेरी नेक्स्ट डे। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है और अगले ही दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन सबको अरेस्ट करती है, जैसे कि गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। This leaves the movement in the hands of young leaders like राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। यंग लीडर्स के हाथ में मूवमेंट आ जाती है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। एंड अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली, शी ऑल्सो इमर्जेस आउट ऑफ द वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। ठीक है, जो इनकी बड़ी लीडरशिप थी, देवर थ्रोन इन जेल्स। ठीक है, उसके बाद Aruna Asaf Ali also emerged as a leader at the time of Quit India movement. All right. Quit India movement was a violent movement. Quit India movement was violent movement. And it was a leaderless movement. अगर लीडरलेस मूवमेंट वहां पे ऑप्शन होगा, वो आप टिक करोगे। अगर वो नहीं होगा तो या तो आप राम मनोहर लोहिया को टिक करोगे, या जयप्रकाश नारायण को टिक करोगे, या तो अरुणा आसफ अली को टिक करोगे। ठीक है, बिकॉज ऑल मेजर लीडर्स वर अरेस्टेड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी, he was released on health grounds in the year 1944. Gandhi was released on health grounds in the year 1944. All right, ये आपको याद रखना है। Which among the following is a 100-year-old dam in उत्तर प्रदेश, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। उत्तर प्रदेश का एक डैम है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या बोलते हैं? सुकुआ दुकुआ डैम। क्या बोलते हैं? सुकुआ दुकुआ डैम। ऑल राइट। एंड ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। किस रिवर पे? बेतवा रिवर पे, बेतवा रिवर पे। एंड बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा ट्रिब्यूटरी है यमुना की। इससे पहले भी हमने देखा था कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मेरे साथ दोहराइए, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। एंड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 44,605 crores. And this project passes through Panna Tiger Reserve. Panna Tiger Reserve. इस कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सरप्लस वाटर फ्रॉम कैन विल बी ट्रांसफर टू बेतवा। सरप्लस वाटर फ्रॉम कैन विल बी ट्रांसफर टू बेतवा। इन दो रिवर्स को कनेक्ट किया जाएगा और जो कैन का सरप्लस वाटर है उसको ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा में। ऑल राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसके साथ याद रख सकते हो वो क्या है? उत्तर प्रदेश के अभी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। एंड गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, शी इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल राइट। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज इज गोइंग टू सेट अप रुपीज 150 करोड़ स्टील प्लांट्स इन साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, 150 करोड़ रुपीस का स्टील प्लांट साउथ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कंपनी लगाएगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। JSW स्टील इज गोइंग टू सेट अप रुपीज 150 करोड़ स्टील प्लांट इन साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट।
इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, JSW फाउंडेशन, JSW फाउंडेशन ये क्या करेगी? JSW फाउंडेशन विल हेल्प जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इन रिस्टोरिंग निशात एंड शालीमार गार्डन्स। JSW फाउंडेशन विल हेल्प जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इन रिस्टोरिंग निशात एंड शालीमार गार्डन्स। ठीक है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दोनों प्रोवाइड करेगा JSW फाउंडेशन अंडर इट इज CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय JSW फाउंडेशन। ऑल राइट। चेयरमैन ऑफ JSW फाउंडेशन और चेयरपर्सन इज द राइट वर्ड, चेयरपर्सन ऑफ JSW फाउंडेशन इज संगीता जिंदल। चेयरपर्सन ऑफ JSW फाउंडेशन इज संगीता जिंदल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन कौन है? सोमा मंडल। सोमा मंडल, शी इज द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। As per Living Planet Report 2022 published by World Wildlife Fund, which among the following regions has witnessed the highest decline in the wildlife populations? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से आपको बताना है कि दुनिया के किस रीजन में सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, किसमें? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस या जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस कहां पे हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 इसको किसने पब्लिश किया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इन दोनों ने मिलकर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 पब्लिश की। यह रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। इट इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स। इट इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स। इस साल इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने यह कहा कि दुनिया में सिंस 1970 से लेकर अब तक कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड? 69%। यानी कि ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी लॉस सिंस 1970 कितना हुआ है? 69%। कितना हुआ है? 69%। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। कितना? 94%। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है 94%। अफ्रीका में बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है 66%। ठीक है, ये 1970 से 2018 के बीच में बात कर रहा है। एशिया पैसिफिक में 55% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में 18% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है सिंस 1970 एंड नॉर्थ अमेरिका में 20% बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिला है। यहां पे आइए, यह है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। यहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है 94%। कब से कब तक? 1970 एंड 2018 के बीच में। अफ्रीका में 66% बायोडाइवर्सिटी लॉस, एशिया पैसिफिक में 55%, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में 18% एंड नॉर्थ अमेरिका में 20%। ऑलराइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज अबाउट दिस रिपोर्ट, this report talked about a concept called global double emergency। global double emergency इसका मतलब इसने बोला बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है दुनिया में एंड क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। ग्लोबल डबल इमरजेंसी का मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। एंड इस रिपोर्ट ने यह बोला कि दीज टू टर्म्स आर इंटर रिलेटेड। These two terms are interrelated. All right? ये मैंने इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रख सकते हो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बना था 1961 में, एंड इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। मूविंग अहेड, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ब्लैक सी? इन चारों कंट्रीज में से आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ब्लैक सी को बॉर्डर नहीं करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोल्डोवा इज द करेक्ट आंसर। मोल्डोवा डज नॉट बॉर्डर ब्लैक सी। यहां पे आइए मैप पे, ये है रशिया, ये है यूक्रेन, ये है रोमानिया, ये है बल्गेरिया, ये है टर्की एंड ये है जॉर्जिया। ये है, ये जो यहां पे आप डिफरेंट कलर में देख रहे हो, ये है मोल्डोवा, एंड मोल्डोवा का बॉर्डर नहीं लगता है किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। ऑलराइट, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? अब हम इसको याद करेंगे एक ट्रिक से। मेरे साथ इस ट्रिक को याद करने की कोशिश कीजिए। RUBRTG, RUBRTG, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, रोमेनिया, टर्की एंड जॉर्जिया, दीज 6 कंट्रीज बॉर्डर ब्लैक सी। एक बार फिर से, RUBRTG, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, रोमानिया, टर्की एंड जॉर्जिया, दीज 6 कंट्रीज बॉर्डर ब्लैक सी। यहां पे आइए, यह है सी ऑफ अजोव एंड यह है ब्लैक सी। इन दो वाटर बॉडीज को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? कर्ट स्ट्रेट। वेरी गुड। ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, यहां पे इन दो वाटर बॉडीज को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? बॉस्फोरस स्ट्रेट या इस्तांबुल स्ट्रेट। सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी, इन दो वाटर बॉडीज को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? डार्डनलीज स्ट्रेट। डार्डनलीज स्ट्रेट। वेरी गुड, आपको तो सब याद हो गया है। एज पर सेक्शन 79 सबसेक्शन 1, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज डैश टू बी एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे टू बी द एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंडीशन क्या है किसी इंसान को एलिजिबल होने के लिए एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि उसको किसी हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। ऑलराइट, एंड फर्स्ट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनका क्या नाम है? DC रैना। उनका क्या नाम है? DC रैना इज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NRC 136, it is a unique drought tolerant variety of which of the following crops? NRC 136 किस क्रॉप की एक यूनिक ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, NRC 136, NRC 131 and NRC 157, all these three are genetically modified crop varieties of soybean. All these three are genetically modified varieties of soybean. लेकिन इसमें से भी NRC 136 is important. क्यों? Because it is drought tolerant variety. It is drought tolerant variety. किसकी? सोयाबीन की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ये कहां पे है? ये है इंदौर, मध्य प्रदेश। कहां पे है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लेफ्ट साइड में 4 वाटरफॉल है, राइट साइड पे 4 रिवर्स हैं। हमें देखना है कि कौन सा सही मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए देखते हैं। कुंचिकल फॉल्स, वाराही रिवर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अथिरापल्ली वाटरफॉल, चालाकुडी रिवर, ये भी सही है। चित्रकूट फॉल्स, मंजीरा रिवर, ये वाला गलत है। तीरथगढ़ वाटरफॉल, कांगेर रिवर, ये भी
सही है। कुंचिकल वाटरफॉल, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है कहां का? इंडिया का। एंड ये किस स्टेट में लाई करता है? कर्नाटका। किस स्टेट में? कर्नाटका। एंड ये किस रिवर पे है? वराही रिवर। अथिरापल्ली वाटरफॉल, चालाकुडी रिवर। अथिरापल्ली वाटरफॉल, चालाकुडी रिवर। चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल किस रिवर पे है? इंद्रावती रिवर। चित्रकूट वाटरफॉल किस रिवर पे है? इंद्रावती रिवर। एंड तीरथगढ़ वाटरफॉल, कांगेर रिवर। तीरथगढ़ वाटरफॉल, कांगेर रिवर। चित्रकूट एंड तीरथगढ़ वाटरफॉल बोथ लाई इन छत्तीसगढ़। दोनों कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में। ऑल राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मंजीरा, all these are important tributaries of Godavari river. Venganga, Penganga, Indravati, Pranhita and Manjira, all these are important tributaries of Godavari river. और गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक, महाराष्ट्र से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। एंड इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गंगा ऑफ द साउथ, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। ऑलराइट, यहां पे वापस आइए एक बार, मैं एक चीज भूल गया। कॉटन जो है, इसकी दो इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटीज कौन है? एक है बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 1, और एक है बॉलगार्ड 2। बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज ऑफ कॉटन। ऑलराइट। एंड रिसेंटली एक न्यूज आई थी, वो क्या थी? एक फ्लाई थी जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई, जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई। ये आई थी कैरिबियन रीजन से, ये आई थी कैरिबियन रीजन से। एंड इसने कॉटन प्लांट्स को काफ़ी डैमेज पहुंचाया, ठीक है, इसने कॉटन प्लांट्स को काफ़ी डैमेज पहुंचाया पंजाब एंड राजस्थान में, पंजाब एंड राजस्थान में। ये मैंने क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेंटली व्हाइट फ्लाई अटैक देखने को मिला पंजाब एंड राजस्थान में, इस व्हाइट फ्लाई ने किस क्रॉप पे अटैक किया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉटन। ठीक है, व्हाइट फ्लाई ने किस पे अटैक किया? कॉटन पे। एंड बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ कॉटन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? 4 स्टेटमेंट है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। पिरामिड ऑफ नंबर इज स्पिंडल शेप्ड इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इन वाटर। तीसरा, pyramid of number is inverted in case of parasitic ecosystem, and higher the value of BOD, lower is the dissolved oxygen content in water. पहला स्टेटमेंट, पिरामिड ऑफ नंबर इज स्पिंडल शेप्ड इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इन वाटर, ये स्टेटमेंट गलत है। पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ पैरासाइटिक इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। एंड हायर द वैल्यू ऑफ बीओडी, लोअर इज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर, ये स्टेटमेंट भी सही है। थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स एल्टन, he gave the concept of ecological pyramids. Charles Elton gave the concept of ecological pyramids, ठीक है। एंड इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स का दूसरा नाम होता है एल्टोनियन पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का दूसरा नाम होता है एल्टोनियन पिरामिड्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। Pyramid of number, it is always upright except, pyramid of number is always upright except forest ecosystem and parasitic ecosystem. Pyramid of number is always upright except for forest ecosystem and parasitic ecosystem. In case of forest ecosystem, pyramid of number is spindle shaped, and in case of parasitic ecosystem, pyramid of number is inverted. In case of parasitic ecosystem, pyramid of number is inverted.
pyramid of biomass, it is always upright except for ocean ecosystem. Except for ocean ecosystem. And pyramid of energy is always upright. Pyramid of energy is always upright. यहां पे आइए, ये है pyramid of number in forest ecosystem and इस शेप को बोलते हैं spindle shaped. All right, and ये है pyramid of number in case of parasitic ecosystem and ये है inverted. ये है inverted. Presence of E. coli bacteria in water indicates presence of heavy metals in water. ये गलत है, क्यों? इंडिकेटर स्पीशीज इसी की एक टाइप होती है इकोलाई बैक्टीरिया एंड प्रेजेंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया इन वाटर, ये क्या शो करता है? इट शोज फीकल मैटर इन वाटर. जो ह्यूमन फीसेस होते हैं ना, इसकी प्रेजेंस कौन सी चीज हमें दिखाती है? इकोलाई बैक्टीरिया. प्रेजेंस ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फीकल मैटर इन वाटर. ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशी, उसका नाम है लाइकन्स. दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एस्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड. लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एस्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड. अब थोड़ा कान खुले रखिएगा. क्यों? क्योंकि लाइकन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ना हो. यानी कि लाइकन्स आर प्रेजेंट उस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन नहीं होता है. एंड अगर लाइकन्स एब्सेंट होंगे, अब अगर लाइकन्स एब्सेंट होंगे तो एब्सेंस ऑफ लाइकन्स शोज एयर पोल्यूशन, यानी कि तो फिर वहां पे कौन सा पोल्यूशन है? सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ लाइकन्स इट इंडिकेट्स दैट एयर इज प्योर एंड एब्सेंस ऑफ लाइकन्स इंडिकेट्स दैट एयर इज इम्प्योर या एयर इज पोल्यूटेड. वो भी कौन सा पोल्यूशन? सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन. ऑल राइट. Tubifax worms, also a type of indicator species. Tubifax worm, indicator species, and it shows stagnant water unfit to drink. Tubifax worm shows stagnant water unfit to drink. Greasewood, it shows saline soil. Greasewood shows saline soil. And mosses indicate acid soil. All these are indicator species. एक बार फिर से, E. coli bacteria shows presence of fecal matter in water. Lichens, ये क्या इंडिकेट करते हैं? एयर पोल्यूशन. अगर लाइकन्स प्रेजेंट होंगे तो एयर इज प्योर, अगर लाइकन्स एब्सेंट होंगे तो एयर इज इम्प्योर. एस्पेशली ये कौन सा पोल्यूशन दिखाते हैं एयर में भी? सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन. ऑल राइट. एंड ट्यूबिफेक्स वर्म्स स्टैग्नेंट वाटर अनफिट टू ड्रिंक. ग्रीजवुड क्या शो करता है? सैलाइन सॉइल. एंड मॉसेस इंडिकेट एसिड सॉइल. ऑल राइट, ऑल दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज. एक और चीज आप याद रख सकते हो, लाइकन्स या lichen, it is a symbiotic association between algae and fungus. Lichens are symbiotic association between algae and fungus. And lichen matures in 4 to 8 years. काफी slowly grow करते हैं lichens. And lichens mature in 4 to 8 years. All right. ये भी हमने देखा है कि study of fungus is called mycology and study of algae is called phycology. All right. Higher the value of BOD, lower is the dissolved oxygen content in water. ये जो BOD होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इट शोज पोल्यूशन लोड इन वाटर. ऑर्गेनिक पोल्यूशन कितना है पानी में, उसको कौन मेजर करता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, उसको BOD मेजर करता है. किसको? ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड इन वाटर. ठीक है. जितना ज्यादा BOD की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा BOD की वैल्यू होगी, उतनी कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू होती है. उतनी कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू होती है. ऐसा क्यों?
क्योंकि बीओडी अभी मैंने बोला कि इट शोज पोल्यूशन लोड इन वाटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन पानी में होगा उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करेंगे और उतना ज्यादा ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसीलिए हायर द वैल्यू ऑफ बीओडी लोअर इज द वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। इनकी इनवर्स रिलेशनशिप होती है। एंड क्लीन वाटर हैज लेस देन 5 पार्ट्स पर मिलियन बीओडी। क्लीन वाटर हैज लेस देन 5 पार्ट्स पर मिलियन बीओडी। वाटर की जितनी कम बीओडी होगी उतना अच्छा होता है, लेकिन वाटर की जितनी ज्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू होगी, डीओ की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना अच्छा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना खराब है ये। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट जितना ज्यादा उतना अच्छा, बीओडी का वैल्यू जितना कम उतना अच्छा। एक और होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इट इज अ बेटर मेजर एज कंपेयर टू बीओडी। क्यों? क्योंकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये दोनों मेजर करता है, ऑर्गेनिक जो वहां पे वेस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आता है एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। इट इज अ बेटर मेजर ऑफ पोल्यूशन लोड इन वाटर एज कंपेयर टू बीओडी। ऑल राइट, इसकी भी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी वैल्यू जितनी कम उतना अच्छा। एक बार फिर से, बीओडी की वैल्यू जितनी कम उतना अच्छा, लेकिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जितनी वैल्यू ज्यादा उतना अच्छा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे 4 टनल्स हैं एंड राइट साइड पे इनकी रेस्पेक्टिव लेंथ्स हैं, हमें इनको मैच करना है इनकी करेक्ट लेंथ के साथ। जेडमो टनल, इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर्स। जेडमो टनल की लेंथ है 6.5 किलोमीटर्स। T49 रेलवे टनल 12.758 किलोमीटर्स। वैलू सिंहपुरा टनल 4.5 किलोमीटर्स एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9.2 किलोमीटर्स। एक बार फिर से, जेडमो टनल 6.5 किलोमीटर्स, T49 रेलवे टनल 12.758 किलोमीटर्स, वैलू सिंहपुरा टनल 4.5 किलोमीटर्स एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9.2 kilometers. All right. T49 railway tunnel is the longest railway tunnel in India. It is the longest railway tunnel in India. किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट रामबन। डिस्ट्रिक्ट रामबन। एंड जो इस T49 रेलवे टनल का नॉर्दर्न एंड है, इसको बोलते हैं अरपिंचला। क्या बोलते हैं इसको? अरपिंचला। एंड जो इसका सदर्न एंड है, ये कहाँ पे है? इसको बोलते हैं सुंबर। इसको बोलते हैं सुंबर, यानी कि एस से साउथ, एस से सुंबर एंड नॉर्थ में कौन सा स्टेशन है? अरपिंचला। ऑल राइट। वैलू सिंहपुरा टनल ये अनंतनाग एंड किश्तवाड़ को कनेक्ट करेगी। इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुआ है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि मॉर्थ मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री और ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। लेकिन अभी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चनानी नासी टनल, इसकी लेंथ कितनी है? 9.2 किलोमीटर्स। छतरगला टनल, इसकी लेंथ कितनी है? इट विल कनेक्ट कठुआ एंड डोडा। इसकी लेंथ कितनी है? 6.8 किलोमीटर्स। काजीगुंड बानीहाल रोड टनल 8.45 किलोमीटर्स। जोजिला टनल 14.2 किलोमीटर्स। 14.2 किलोमीटर्स। और कोई टनल? पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसका दूसरा नाम है T80, 11.2 किलोमीटर्स। ऑल राइट। एक बार फिर से, जेडमो टनल 6.5 किलोमीटर्स, T49 रेलवे टनल 12.758 किलोमीटर्स, वैलू सिंहपुरा टनल 4.5 किलोमीटर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9.2 किलोमीटर्स, जोजिला टनल 14.2 किलोमीटर्स, छतरगला टनल 6.8 किलोमीटर्स, काजीगुंड बानीहाल रोड टनल 8.45 किलोमीटर्स, पीर पंजाल रेलवे टनल 11.2 किलोमीटर्स। आई होप ये सारे वैल्यूज आपको याद हैं। चेनाब ब्रिज
इसकी हाइट है 359 मीटर्स अबव रिवर बेड एंड इसकी लेंथ कितनी है 1.315 किलोमीटर्स। अंजी खाड़ ब्रिज, इसकी लेंथ कितनी है 473.25 मीटर्स एंड हाइट कितनी है 331 मीटर्स अबव रिवर बेड। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। शुमंग लीला, लाई हरोबा एंड संगाई आर द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। शुमंग लीला, लाई हरोबा एंड संगाई, ये 3 फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए पक्के पागा, पक्के पागा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो उस टाइम पे करेक्ट आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड बट पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? चापचर कुट, चापचर कुट फेस्टिवल, चापचर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहां पे? मिजोरम में। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हाल ही में न्यूज में थे, एक है बोनालू फेस्टिवल, एक है बोनालू फेस्टिवल और एक और है बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल। इन दोनों फेस्टिवल्स को कहां सेलिब्रेट किया गया? तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में। बोनालू फेस्टिवल एंड बथुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। गंगौर फेस्टिवल, इट वाज आल्सो इन न्यूज। गंगौर फेस्टिवल एंड मारू फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए कहां पे? राजस्थान में। गंगौर एंड मारू were celebrated in Rajasthan. Raj Parb and Nuakhai, Raj Parb and Nuakhai, these two festivals were celebrated in Odisha. These two festivals were celebrated in Odisha. Panglahab Sol, this festival was celebrated in Sikkim. Phooldayi festival, it was also in news this year, celebrated in Uttarakhand. Phooldayi festival, Uttarakhand. Spitak Gustor festival, Ladakh. Spitak Gustor festival, Ladakh. Sindhu Dharshan festival, Ladakh. All right. Losar festival, Ladakh भी, हिमाचल प्रदेश भी एंड अरुणाचल प्रदेश भी। लद्दाख इज नॉट द ओनली प्लेस जहां पे लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश। और एक और चीज आप याद रख सकते हो, मणिपुर का क्लासिकल डांस, उसका क्या नाम है? मणिपुरी। उसका क्या नाम है? मणिपुरी। ऑलराइट। Who among the following Afghan governors established a new department named Dagi Shawl to regulate the shawl trade? इन 4 अफगान गवर्नर्स में से किस अफगान गवर्नर ने एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने रखा दागी शॉल, टू रेगुलेट द शॉल ट्रेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करीम दद खान इज द करेक्ट आंसर। Karim Dad Khan is the correct answer. Durrani Empire has ruled Kashmir from 1753 to 1819. 1753 में इन्होंने किनको हराया था? मुगल्स को। एंड 1890 में दुर्रानी एम्पायर को हराया किसने? सिख आर्मी ने। ऑल राइट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट, सिनाई पेनिनसुला लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा,
गोबी डेजर्ट लाइज बिटवीन मंगोलिया एंड चाइना, ये भी सही है। डेड सी लाइज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। इसको भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन डी क्या है। जापान मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 आइलैंड्स एंड द लार्जेस्ट अमंग देम इज शिकोकू आइलैंड। एक बार मैप पे चलते हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। पहला स्टेटमेंट ये है इजिप्ट। अब मैंने इसको यहां पे जूम किया है, इस वाले पोर्शन को जो यहां पे है, किसको मैंने जूम किया है, ये पोर्शन, ये यहां पे है। इस पोर्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। एंड दिस लाइज बिटवीन, यहां पे है गल्फ ऑफ सुएज एंड यहां पे है गल्फ ऑफ अकाबा। ये है गल्फ ऑफ सुएज एंड ये है गल्फ ऑफ अकाबा। इन दो के बीच में एक पेनिनसुला लाई करता है, ट्राइंगुलर लैंडमास, जिसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, एंड इट इज पार्ट ऑफ इजिप्ट। सिनाई पेनिनसुला इज पार्ट ऑफ इजिप्ट। ऑलराइट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस मैप, ये है रेड सी एंड ये है मेडिटेरेनियन सी। इन दो वाटर बॉडीज को एक मैनमेड कैनाल यहां से कनेक्ट करती है एंड उस कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। उस कैनाल का नाम क्या है, सुएज कैनाल। यानी कि सुएज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखिए आप, ये है रेड सी एंड ये है गल्फ ऑफ एडन। ये है रेड सी एंड ये है गल्फ ऑफ एडन। इन दो वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्ट करती है एंड इस स्ट्रेट का नाम क्या है, हमने पहले सेट्स में देखा है, बाबल मंडैब। बाबल मंडैब स्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर। बाबल मंडैब स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। आप सीड याद रखिए, सीड। ये 4 कंट्रीज आती हैं किसमें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये सींग के जैसा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती, दीज 4 कंट्रीज फॉर्म हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पे आइए, ये है पर्शियन गल्फ एंड ये है गल्फ ऑफ ओमान। ये है पर्शियन गल्फ एंड ये है गल्फ ऑफ ओमान। इन दो वाटर बॉडीज को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्ट करती है एंड उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दिस स्ट्रेट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान, विद गल्फ ऑफ ओमान। यह है मंगोलिया एंड नीचे है चाइना। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है, समवेयर हियर। ठीक है, एंड उस डेजर्ट का नाम क्या है, उस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। एट द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड मंगोलिया एक डेजर्ट है एंड उस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बतार। मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलन बतार। एंड चाइना की बीजिंग। यहां पे देखिए, ये है जॉर्डन एंड ये है इजराइल। ये है जॉर्डन, ये है इजराइल। जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में डेड सी लाई करता है, यानी कि डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। यहां पे देखिए राइट साइड पे, ये है इजराइल एंड ये है जॉर्डन। यहां पे जो ये जो वाटर बॉडी है, यही है डेड सी, यही है डेड सी। ये है चाइना एंड यहां पे आप देखिए ये है जापान। एंड जापान मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 आइलैंड्स। उन 4 आइलैंड्स का क्या नाम है, मेरे साथ दोहराइए, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। एक बार फिर से, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। एंड इन 4 आइलैंड्स में से द लार्जेस्ट आइलैंड इज होन्शु। द लार्जेस्ट आइलैंड इज होन्शु। यहां से आपको दिख भी रहा होगा, ये सबसे बड़ा, इन 4 आइलैंड्स में से सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है, होन्शु। सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है, होन्शु। एंड होन्शु पे ही जापान की कैपिटल टोक्यो लोकेटेड है। ठीक है, टोक्यो कैपिटल ऑफ जापान इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड, होन्शु। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा।
Which among the following countries has emerged as India's third largest export destination ahead of China and Bangladesh? इन 4 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेदरलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे करता है? यूएसए, सेकंड यूएई एंड थर्ड नेदरलैंड्स। पहला नंबर इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे करता है? यूएसए, फॉलोड बाय यूएई एंड थर्ड नंबर किसका है? नेदरलैंड्स का। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी न्यूज में था। क्या इंडिया यूएसए के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री ड्रिल करती है? यस। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया एंड टाइगर ट्रायम्फ। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया एंड टाइगर ट्रायम्फ। These are 4 military exercises between India and USA. क्या इंडिया यूएई के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करती है? बिल्कुल, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जायद तलवार। जायद तलवार। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दलाई लामा को एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है एंड उस ऑनर का नाम क्या है? दीपाल रंगम दूस्तों। दीपाल रंगम दूस्तों। आपको बताना है कि ये किस स्टेट या कंट्री या यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि रिसेंटली मिला है किनको? दलाई लामा को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सॉरी, दीपाल रंगम दूस्तों एंड इन्होंने किनको दिया है? दलाई लामा को। किनको? दलाई लामा को। त्रिपुरा वाज इन न्यूज रिसेंटली। क्यों? क्योंकि इंडिया का पहला बैम्बू विलेज, जिसका नाम है बाशग्राम, जिसका क्या नाम है? बाशग्राम। ये कहां पे बना है? ये बना है त्रिपुरा में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का पहला बायो विलेज, जिसका नाम है दसपारा। जिसका नाम क्या है? दसपारा। इंडिया का पहला बायो विलेज जिसका नाम है दसपारा, ये भी कहां पे बना है? त्रिपुरा में। एंड जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है उसका एम है 100 बायो विलेजेस बनाना त्रिपुरा में। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि लद्दाख के रिलेटेड मुझे याद आई, ये मैंने इससे पहले भी आपको शायद क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं एक बार क्लियर करता हूं। रक्से कार्पो इट इज अ वेराइटी ऑफ एप्रिकॉट ग्रोन इन लद्दाख एंड इस वेराइटी ऑफ एप्रिकॉट को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक बैटल हुआ था जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ रेजांगला। यह हुआ था 1962 में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कहां पे? ईस्टर्न लद्दाख में। बैटल ऑफ रेजांगला हुआ था 1962 में। यह कहां पे हुआ था? ईस्टर्न लद्दाख में। किन के बीच? इंडिया एंड चाइना के बीच। रिसेंटली इसकी 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। रिसेंटली 60th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ रेजांगला वाज सेलिब्रेटेड। ऑलराइट, दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। आई होप ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी एंड आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। आई प्रोवाइड पीडीएफ ऑल्सो फॉर रिविजन पर्पज, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे 2 एक्ट्स हैं, 2 इंसिडेंट्स हैं एंड राइट साइड पे 4 गवर्नर जनरल बोलिए या वाइसरॉय बोलिए जिनके टाइम पे ये चीजें हुई हैं। इनको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम पे, चौरी चौरा इंसिडेंट लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के टाइम पे एंड विडो रिमैरेज एक्ट लॉर्ड डेलहौजी के टाइम पे। एक बार फिर से, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, चौरी चौरा इंसिडेंट लॉर्ड रीडिंग, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन एंड विडो रिमैरेज एक्ट लॉर्ड डेलहौजी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? शाबाश,
वॉरेन हेस्टिंग्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आपने दिमाग में सोचा वही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, एंड ही वॉज द गवर्नर जनरल at the time of revolt of 1857. Lord Canning was the Governor General at the time of revolt of 1857. Lord Mountbatten, he was the 34th and the last Viceroy of India. 34th and the last Viceroy or Governor General of India. All right. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। किसके टाइम पे? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। इसमें क्या था? इसमें था कि जो भी नेटिव लैंग्वेज में, मतलब इंडियन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है, उन पे बैन लगाई गई थी। ऑल राइट। इसका दूसरा नाम है गैगिंग एक्ट, इसका दूसरा नाम है गैगिंग एक्ट। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878, 1878 ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे पास हुआ आर्म्स एक्ट। इसमें क्या था कि कोई भी इंडियन अगर कोई वेपन कैरी कर रहा है, उसके लिए उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेपर्स होने चाहिए उसके पास। ऑल राइट। चौरी चौरा इंसिडेंट लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च हुई 1 अगस्त 1920, एंड जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई, ठीक है, ये महात्मा गांधी ने लॉन्च की, एंड उसी दिन जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई। एंड महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला, माई ग्रेटेस्ट बुलवाक इज गॉन, माई ग्रेटेस्ट बुलवाक इज गॉन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लॉन्च करते टाइम गांधी ने बोला था इंडिपेंडेंस विद इन 1 ईयर, इंडिपेंडेंस विद इन 1 ईयर। गांधी ने बोला था कि हम 1 साल में आज़ादी ले लेंगे। फिर क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा, ये गोरखपुर में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे ए वायलेंट मॉब इट सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन किलिंग 22 पीपल। एक वायलेंट मॉब ने आग लगा दी किसमें? पुलिस स्टेशन में, एंड मर गए कितने वहां पे? 22। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी विड्रू, गांधी ने क्या विड्रॉ किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया ऑन 12 फरवरी 1922। ऑल राइट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन, इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर कोई यूरोपियन इंडिया में कोई क्राइम करता है तो इंडियन जज उसको सजा सुना सकता है, ठीक है, लेकिन यह इनको गवारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि जो हमारे गुलाम हैं वो हमारे हक में फैसला सुनाए, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, एंड ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे इन द ईयर 1883। विडो रिमैरेज एक्ट इट वाज पास्ड इन द ईयर 1856, किन के टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इन्होंने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड द फर्स्ट स्टेट जिसको कैप्चर किया गया था थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो स्टेट थी सतारा, वो स्टेट थी सतारा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 16 अप्रैल 1853 ड्यूरिंग किसकी, मतलब कब? उस टाइम पे ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली इंडिया में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही हुआ। ऑल राइट, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। साहिबी, हुसैनी एंड रूबी आर दी वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? साहिबी, हुसैनी एंड रूबी आर दी वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स और फ्रूट्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेप्स इज द करेक्ट आंसर। एक विलेज है जिसका नाम है रेपोरा, जिसका नाम है रेपोरा, ये कहां पे है? ये है गांदरबल में,
ये है गांधरबल में, एंड दिस विलेज इज नोन फॉर इट इज ग्रेप्स। ठीक है, दिस विलेज रेपोरा इन गांधरबल इज नोन फॉर इट इज ग्रेप्स। पियर की दो वेराइटीज जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट की जाती हैं, एक है नाक एंड एक है बाबू गोशा। एक है नाक, एक है बाबू गोशा, एंड एक और है ब्यूअर हार्डी। ऑल दीज आर वेराइटीज ऑफ पियर कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। चेरी की कौन कौन सी वेराइटी? एक है मखमली, एक है मिश्री, एक है डबल एंड एक है इटली। चेरी मिश्री, चेरी मखमली, चेरी डबल एंड चेरी इटली। These are the four varieties of cherry grown in Jammu and Kashmir. And recently, मतलब पिछले साल, मिश्री variety of cherry was exported to Dubai for the first time. मिश्री variety of cherry was exported to Dubai for the first time. एप्रिकॉट का हमने ऑलरेडी देख लिया है, हलमन एंड रक्से कार्पो। These are two, और न्यू कासल। These are three important varieties of apricot, mostly grown in Ladakh. All right. Consider the following statements. For the first time, a no religion category was added in the 2011 census. दूसरा, the largest tribal group as per 2011 census was Sentinelese in Andaman and Nicobar Islands. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक नो रिलीजन कैटेगरी ऐड की गई थी इन द 2011 सेंसस। ऑलराइट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप एज पर 2011 सेंसस कौन था? उनका नाम है भील। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप एज पर 2011 सेंसस इज भील, एंड मध्य प्रदेश इज द स्टेट दैट हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश इज द स्टेट दैट हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। ऑल्सो मध्य प्रदेश इज द स्टेट दैट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। That has the largest area under forest cover. इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 only is the correct answer. It shall be the duty of the chief minister to communicate to the lieutenant governor all the decisions of the council of ministers. ये किस सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में लिखा हुआ है? चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे किनको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 56 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 56। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलिए देखते हैं। देयर आर 34 मीटियोलॉजिकल सब डिविजन इन इंडिया। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी गलत है। एल नीनो इज ए कोल्ड ओशियन करंट एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीक मानसून्स इन इंडिया। एल नीनो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीक मानसून्स इन इंडिया, बट इट इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट, इट इज अ वार्म ओशियन करंट, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। दैट मीन्स सीधा सीधा ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? साइक्लोन शाहीन हिट ओमान रिसेंटली एंड द नेम ऑफ द साइक्लोन वाज गिवन बाय कतर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1875। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट was established in the year 1875 and it comes under Ministry of Earth Sciences. It comes under Ministry of Earth Sciences and not Ministry of Science and Technology. एक और important point, there are 36 meteorological subdivisions in India. There are 36 meteorological subdivisions in India. All right. एल नीनो इट इज अ वार्म ओशियन करंट। एल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीक मानसून इन इंडिया। इंपॉर्टेंट करंट्स भी आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं यहां पे हम उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। एक होते हैं वार्म ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट्स। एक होते हैं कोल्ड ओशियन करंट्स, कोल्ड ओशियन करंट्स। पहले हम वार्म देखेंगे।
वार्म ओशन करंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इसके लिए ट्रिक है फैब जीके, इसके लिए ट्रिक है फैब जीके, यानी कि जीके आप फरवरी में पढ़ोगे। पहला है फ्लोरिडा करंट, ई का मतलब एलनीनो, एलनीनो मतलब फ्लोरिडा करंट इज अ वार्म ओशन करंट, एलनीनो इज अ वार्म ओशन करंट। बी से ब्राजीलियन करंट, जी से गल्फ स्ट्रीम एंड के से क्यूरोशियो करंट। फ्लोरिडा करंट, एलनीनो, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड क्यूरोशियो, all these 5 currents are warm ocean currents. All right. कोल्ड ओशियन करंट्स, इसके लिए आप याद रखो हाफ एस सी, हाफ एस सी। हमबोल्ट करंट जिसका दूसरा नाम होता है पेरुवियन करंट, ठीक है। एंटार्क्टिका करंट, लैब्राडोर करंट, फाकलैंड करंट, साउथ इंडियन ओशन करंट एंड कैलिफोर्निया करंट। एक बार फिर से, हमबोल्ट करंट और पेरुवियन करंट, एंटार्क्टिका करंट, लैब्राडोर करंट, फाकलैंड, फाकलैंड मतलब FALKLAND, फाकलैंड करंट, ठीक है। एंड उसके बाद साउथ इंडियन ओशन करंट एंड सी कैलिफोर्निया करंट। यानी कि वार्म ओशन करंट कौन कौन है, उसके लिए ट्रिक है फैबजी के, ये है वार्म ओशन करंट्स। एंड कोल्ड ओशन करंट के लिए ट्रिक क्या है, हाफ एस सी, हाफ एस सी, इट इज फॉर कोल्ड ओशन करंट। एक बार फिर से, फ्लोरिडा करंट, एल नीनो, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड क्यूरोशियो करंट, ऑल दीज आर वार्म ओशन करंट्स। हमबोल्ट करंट और पेरुवियन करंट, एंटार्क्टिका करंट, लैब्राडोर करंट, फाकलैंड करंट, साउथ इंडियन ओशन करंट एंड कैलिफोर्निया करंट, all these are cold ocean currents. Cyclone Shaheen hit Oman recently and the name of the cyclone was given by Qatar. इन साइक्लोन्स की नेमिंग में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कैसे होती है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसके अंडर 13 मेट्रोलॉजिकल डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स आते हैं। 13 कंट्रीज के 13 मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। एंड हर किसी कंट्री की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 13 नाम रेकमेंड किए हैं। यानी कि इंडिया ने 13 नेम्स दिए हैं, पाकिस्तान ने 13 नेम्स प्रेजेंट किए हैं, कतर ने 13, यूएई ने 13, ओमान ने 13, म्यांमार ने 13, ऐसे ही इसमें 13 कंट्रीज आती हैं एंड हर किसी कंट्री ने 13 नेम्स रेकमेंड किए हैं। अब सीरियली जिसका नाम होगा वहां पे, मतलब जिस कंट्री ने नाम दिया होगा, सीरियल वाइज चलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई साइक्लोन आया है, सीरियली देखते हैं कि किस कंट्री का नंबर है, तो उस कंट्री ने जो नाम रेकमेंड किया होगा वही उस साइक्लोन का नाम रख देते हैं। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। रिसेंटली कुछ साइक्लोन आए थे एंड उनके नाम किन किन कंट्री ने दिए हैं वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। साइक्लोन शाहीन अभी हमने देखा, इसका नाम दिया था किसने, कतर ने। साइक्लोन गुलाब, साइक्लोन गुलाब इसका नाम दिया था पाकिस्तान ने। साइक्लोन गुलाब का नाम किसने दिया था, पाकिस्तान ने। साइक्लोन जवाद, इसका नाम दिया था किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने। साइक्लोन जवाद, JAWAD, ठीक है, नेम वाज गिवन बाय किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। साइक्लोन सित्रंग, साइक्लोन सित्रंग, नेम वाज गिवन बाय थाईलैंड, नेम वाज गिवन बाय थाईलैंड। साइक्लोन असानी, साइक्लोन असानी ये इसी साल मई महीने में आया था, मतलब लास्ट ईयर मई महीने में आया था, नेम वाज गिवन बाय श्रीलंका। एंड द मोस्ट रिसेंट साइक्लोन, उसका नाम है मांडोस, साइक्लोन मांडोस, एंड द नेम वाज गिवन बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक बार फिर से, साइक्लोन शाहीन नेम वाज गिवन बाय कतर, साइक्लोन गुलाब नेम वाज गिवन बाय पाकिस्तान, साइक्लोन जवाद नेम वाज गिवन बाय किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, साइक्लोन सित्रंग थाईलैंड, साइक्लोन असानी श्रीलंका एंड साइक्लोन मांडोस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, मतलब गलत कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है तेराई एलिफेंट रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड बाय उत्तर प्रदेश, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, यह स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है, बिकॉज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी।
बाकी भी देख लेते हैं। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, कर्माझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड बाय मध्य प्रदेश वाइल एज करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डी नोटिफाइड, ये स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली एक न्यू टाइगर रिजर्व बनाई, उसका नाम है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क अगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आती है तो उसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व। ऑलराइट। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड अमानगढ़ टाइगर रिजर्व थी। ये थी तीन, एंड चौथी कौन है अब? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला। दूसरा स्टेटमेंट, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट फिफ्थ, इट इज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तो पहले तीन कौन है? एक है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, दूसरी है सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड तीसरी है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आर दी थ्री टाइगर रिजर्व, एंड फोर्थ कौन सी है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। तेराई एलिफेंट रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड बाय उत्तर प्रदेश, ये सही है। एक और एलिफेंट रिजर्व जो हाल ही में बनी थी वो है अगस्थिया मलाई। अगस्थिया मलाई एलिफेंट रिजर्व। अगस्थिया मलाई एलिफेंट रिजर्व को किसने बनाया है? इसको नोटिफाई किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु। कर्माझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड बाय मध्य प्रदेश, ये सही है। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जिसका नाम है कर्माझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डी नोटिफाइड, मतलब करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस बर्ड के लिए बनाई गई थी उस बर्ड का नाम है सोन चिरैया। सोन चिरैया। लेकिन जो यहां पे लोकल्स हैं उन्होंने बोला कि हमने इस बर्ड को लास्ट टाइम देखा था इन द ईयर 1992, इसीलिए लोकल्स के कहने पे ही करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खत्म किया गया। बिकॉज जिस बर्ड को कंजर्व करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी वो बर्ड यहां पे है ही नहीं। ऑलराइट, इसीलिए करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डी नोटिफाइड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑलराइट, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। Which among the following states is the largest producer of sugar in India for the year 2021-2022? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज ध्यान से इसको पढ़िएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताना है शुगर का इंडिया में फॉर द ईयर 2021-2022। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग पागल हो गए होंगे, जरूरत नहीं है पागल होने की, आई एम हियर टू हेल्प। महाराष्ट्र क्यों आंसर है? अगर शुगर केन मैंने लिखा होता शुगर केन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया तो आंसर आता उत्तर प्रदेश। लेकिन मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया फॉर द ईयर 2021-2022। महाराष्ट्र में कितनी शुगर हुई? 138 टन्स। 138 टन्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन हुई फॉर द ईयर 2021-2022। कहां पे? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कितनी हुई? उत्तर प्रदेश में हुई 105 लाख टन्स। ठीक है, महाराष्ट्र में 138 लाख टन्स एंड उत्तर प्रदेश में 105 लाख टन्स। तो कहां पे हुई ज्यादा प्रोडक्शन? ऑब्वियसली महाराष्ट्र। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन होता तो आंसर होता उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा शुगर केन है तो शुगर की प्रोडक्शन कम क्यों कैसे हुई? रीजन क्या है? रीजन है इसका कि उत्तर प्रदेश ने अपना एक मेजर चंक शुगर केन का कहां डाइवर्ट किया था? टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्यों? क्योंकि
नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, इसके हिसाब से इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, किसमें? इन पेट्रोल, इन इथेनॉल, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अप टू 2025-2026। इंडिया को 20% इथेनॉल मिलाना है, किसमें? पेट्रोल में, अप टू 2025-2026। पहले था 2030, लेकिन अब इसको रिवाइज किया गया है 2025-2026। इथेनॉल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा चंक उत्तर प्रदेश ने डाइवर्ट किया शुगर केन, इसीलिए शुगर की कम प्रोडक्शन हुई उत्तर प्रदेश में, डेस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। ऑल राइट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। अब मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया कंजप्शन में भी नंबर 1 है, यानी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ऑल राइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यानी कि प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की रैंक क्या है? 1। कंजप्शन के मामले में इंडिया की रैंक क्या है? 1। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया की रैंक क्या है? 2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज थाईलैंड। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज थाईलैंड, एंड ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो थाईलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। ललितादित्य मुक्तापिदा इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कैनाल सिस्टम इन कश्मीर। 4 स्टेटमेंट है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है ललितादित्य इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कैनाल सिस्टम इन कश्मीर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, नूर कैनाल टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम झेलम रिवर एंड देन ड्रेन्स इनटू वुलर लेक, ये स्टेटमेंट भी सही है। अंचार लेक इज नोन एज द फ्लड लंग ऑफ झेलम, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड होकेरा इज नोन एज क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन ए 1, 2 and 4 only is the correct answer. ललितादित्य मुक्तापिदा इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कैनाल सिस्टम इन कश्मीर, एंड इन्होंने बनाई थी कौन सी कैनाल? मारतंड कैनाल। मारतंड कैनाल, मारतंड कैनाल is 50 kilometers long and it takes its water from river Lidar and irrigates the entire Khavripora and Dachinipora areas of Mutton. ये स्टेटमेंट सही है। नूर कैनाल टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम झेलम रिवर एंड देन ड्रेन्स इनटू द वुलर लेक, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अंचार लेक इज नॉट द फ्लड लंग ऑफ झेलम, बट डल लेक इज फ्लड लंग ऑफ, डल लेक इज नोन एज द फ्लड लंग ऑफ झेलम। लास्ट वाला सही है, होकेरा इज नोन एज द क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर। ऑल राइट, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अरावली रेंज पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? अरावली रेंज पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि अरावली रेंज किस स्टेट से पास होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए मैप पे, ये है अरावली रेंज। अब मैं इसको यहां पे जूम कर रहा हूं। ये कहां कहां से पास होती है? दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान एंड गुजरात। दैट मीन्स अरावली रेंज पासिस थ्रू 4, मतलब 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अरावली रेंज passes through 3 states and 1 union territory, Delhi, Haryana, Rajasthan and Gujarat. All right. Recently, first I2U2 Leaders Summit was held virtually. Which among the following countries is not a member of I2U2? I2U2 एक नया अलायंस बना है, या आप ग्रुप बोल दो, अलायंस बोल दो। इनकी एक समिट हुई रिसेंटली, पहली समिट वर्चुअली। आपको बताना है कि I2U2 जो ग्रुप है, इसका इन चारों कंट्रीज में से कौन सा मेंबर नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ I2U2 ग्रुप। ये क्या है I2U2? I2U2 है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। ये एक नया ग्रुप बना है, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। इनको बोलते हैं I2U2। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
यूएसए के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हमने देखा, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ। अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइज को एक बार याद करोगे ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सिर्फ आपको देखना है कि एडिशन कौन सा है एंड कहाँ पे हुई है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज मिलिट्री एक्सरसाइजेस वही है, जैसे नेशनल पार्क्स है ना, वैसे ही मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ, ये 4 मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा होंगी किसके साथ, यूएस के साथ। बस इनका एडिशन हर साल बदलेगा एंड प्लेस जहां पे ये होंगी वो बदलेगी, एक्सरसाइज सेम रहेगी। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? यस, एक होती है गरुड़ शक्ति, दूसरी होती है समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति एंड समुद्र शक्ति आर 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ऑलराइट, एंड जो ये इजराइल है ना, इजराइल के नए अभी वापस से बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं प्राइम मिनिस्टर। बेंजामिन नेतन्याहू हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर द 6th टाइम। छठी बार ये वापस से प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ऑलराइट, एंड इनका जो उसको बोलते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम, ये भी आपको याद रखना है। M.S. Subbulakshmi was a famous. M.S. Subbulakshmi was a famous. She was a famous. She was a famous Carnatic singer. M.S. Subbulakshmi was a famous Carnatic singer. ठीक है, and she was the first singer to receive Bharat Ratna. She was the first singer to receive Bharat Ratna. 4 अवार्ड होते हैं, उसमें से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण एंड उसके बाद पद्मश्री। इस मतलब 2022 में पिछले साल 4 लोगों को मिला पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिला 17 लोगों को एंड पद्मश्री मिला 107 लोगों को। ऑलराइट, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं? परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट, उसके बाद महावीर चक्र एंड उसके बाद वीर चक्र। पीस टाइम अशोका चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड हैं एंड ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। हाईएस्ट परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। यहाँ पे पीस टाइम में अशोका चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे वापस आइए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मध्य प्रदेश वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, क्यों? ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। इंडिया का पहला हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। बुरहानपुर मध्य प्रदेश। एंड बुरहानपुर को बोला जाता है डोर टू डेक्कन, डेक्कन का दरवाजा। डोर टू डेक्कन किसको बोला जाता है? बुरहानपुर को। एंड इट इज द फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होगा? ये भी होगा मध्य प्रदेश में। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र वॉज इन न्यूज, क्यों? क्योंकि 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पे होगा? नागपुर महाराष्ट्र। 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पे होगा? नागपुर महाराष्ट्र। ऑलराइट, ये मुझे याद आ गया था बिकॉज दिस वॉज इन न्यूज, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। एंड इंपॉर्टेंट, बिहार का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मिथिला मखाना। बिहार का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मिथिला मखाना एंड इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। सोराराई पोट्रू won the बेस्ट फिल्म अवार्ड एट the 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इट इज अ डैश लैंग्वेज फिल्म। सोराराई पोट्रू को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कहां पे? 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आपको बताना है कि यह किस लैंग्वेज की फिल्म है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल इज द करेक्ट आंसर। तमिल इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट फिल्म सोराराई पोट्रू। बेस्ट एक्टर इसी सोराराई पोट्रू के जो एक्टर है उनका नाम है सूर्या। जय भीम अगर आपने देखी होगी, जय भीम जो उसके एक्टर है ना, उन्हीं का नाम है सूर्या। इनको मिला है बेस्ट एक्टर। और किनको मिला है? और मिला है अजय देवगन को। अजय देवगन को किसके लिए? तानाजी दी अनसंग वॉरियर। तानाजी दी अनसंग वॉरियर। अजय देवगन एंड सूर्या बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट फिल्म सोराराई पोट्रू एंड बेस्ट एक्ट्रेस ये अवार्ड किसको मिला? अपर्णा बालामुरली। अपर्णा बालामुरली एक्ट्रेस ऑफ सोराराई पोट्रू, यानी कि सोराराई पोट्रू मूवी में जो फीमेल एक्ट्रेस है ना,
उसी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। कहां पे? 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ऑलराइट। स्मैक्स 0723 was seen in news recently. What is it? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वेब टेलीस्कोप्स फर्स्ट इमेज ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर। जेम्स वेब टेलीस्कोप्स फर्स्ट इमेज ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर। यहां पे आप आइए, ये है स्मैक्स, इसको बोलते हैं स्मैक्स 0723। ठीक है, ये क्या है? ये इमेज है, किसने ली है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। और ये क्या है? इट इज अ गैलेक्सी क्लस्टर। इट इज अ गैलेक्सी क्लस्टर। इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसने बनाया? एक तो नासा, एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड एक है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया। एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस टेलीस्कोप को रिप्लेस किया? हबल टेलीस्कोप। किस टेलीस्कोप को? हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया। इट रिप्लेस्ड हबल टेलीस्कोप। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। उसका क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस इज द नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा। ऑलराइट। फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोविफेंस। इसका क्या नाम है? कोविफेंस। ठीक है, एंड उसको अप्रूव पहले किसने किया था? कनाडा ने। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ये कौन है? इसका नाम है अग्निलेट। अग्निलेट अभी हमने देखा था ना इसी वीडियो में। अग्निलेट इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया किसने है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। किस स्पेस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में यूज होगा? अग्निबाण। अग्निबाण। यू हैव टू रिटेन थिंग्स एज मेनी एज यू कैन। एंड इन्फिनिटी ब्रिज रिसेंटली कहां पे ओपन हुआ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी, इसीलिए इसका नाम है इन्फिनिटी ब्रिज। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। एयरबस, ये एक स्पेन की कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, एयरबस ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कितने का? 22,000 करोड़ का। एयरबस स्पेन बेस्ड कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन गवर्नमेंट फॉर 22,000 करोड़। सॉरी, फॉर 22,000 करोड़। डील क्या है? एयरबस को क्या करना है? एयरबस को 56 C295 एयरक्राफ्ट बनाने हैं। एयरबस को 56 C295 एयरक्राफ्ट का नाम है। यही बनाने हैं। कितने? 56। कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है? 22,000 करोड़। ऑलराइट। अब इसमें क्या होगा? एयरबस बनाएगा 14, एयरबस बनाएगा 16, एयरबस बनाएगा 16। ये इंडिया को मिलेंगे रेडी टू फ्लाई कंडीशन में। रेडी टू फ्लाई कंडीशन में यानी कि ये बनेंगे स्पेन में और वहां से फ्लाई करके इंडिया आएंगे, सीधा इंडिया को मिलेंगे। लेकिन 50 में से 14 मिलेंगे रेडी टू फ्लाई कंडीशन में, लेकिन 40 जो है ना वो इंडिया में असेंबल होंगे। वो कहां पे होंगे असेंबल? वो इंडिया में असेंबल होंगे। और उनको इंडिया में कौन सी कंपनी असेंबल करेगी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, यानी कि TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ऑलराइट। कहां पे? 40 जो C295 एयरक्राफ्ट है इनको असेंबल किया जाएगा गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जहां जिसका नाम है वडोदरा, ठीक है, जिसका नाम है वडोदरा। एंड यहीं पे 40 C295 एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाएगा। ऑलराइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, टाटा मोटर्स है ना, इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इसने रिसेंटली, फॉर्ड एक कंपनी है यूएस की, ये इंडिया को छोड़ के चली गई। इट क्लोज्ड इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया एंड लेफ्ट। ठीक है, फॉर्ड। अब इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था कहां पे?
गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सानंद। फॉर्ड एक कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। इसने अपनी ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दी और इंडिया से चली गई। अब इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, कहाँ पे? सानंद में। गुजरात की एक जगह है सानंद। यहाँ पे फॉर्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसको किसने एक्वायर किया है? टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इस कंपनी ने फॉर्ड मोटर, जो फॉर्ड इंडिया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सानंद में उसको एक्वायर किया है। इट वॉज इन न्यूज, इसीलिए मैंने आपको बताया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने आपको बताया फॉर्ड कंपनी जो है ना, गाड़ियां बनाती है, इसने इंडिया एग्जिट किया, मतलब अपनी ऑपरेशंस बंद की और इंडिया छोड़ के चली गई। एक और कंपनी जिसका नाम है सिटी बैंक, सिटी बैंक, ठीक है। ये सिटी बैंक, इट ऑल्सो क्लोज्ड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया एंड लेफ्ट। ये भी यूएसए की कंपनी है, सिटी बैंक। एक और बैंक, फर्स्ट रैंड बैंक, फर्स्ट रैंड बैंक, ये कहाँ का है? ये है साउथ अफ्रीका का। ये साउथ अफ्रीका का बैंक है। इट ऑल्सो क्लोज्ड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया एंड लेफ्ट। ऑल राइट, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे काफी अच्छे से। ये है C295 एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसके ही 56 पीसेस बनाने हैं। किसको? एयरबस को, एक स्पेन बेस्ड कंपनी। 16 मिलेंगे इंडिया को रेडी टू फ्लाई अवे कंडीशन में एंड 40 असेंबल होंगे इंडिया में। कहां पे? वडोदरा, गुजरात। कौन असेंबल करेगा? टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। ऑलराइट, आई होप आपने इस क्लास में काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी एंड आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। मैंने पहले ही बोला है कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इजी क्वेश्चंस के आदी हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जो people who don't want to grow, ठीक है। these videos are not for them, these videos are for those people who want to achieve something in their lives। इसीलिए मैं इन वीडियोस में इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। अदरवाइज डल लेक, बुलर लेक कहाँ पे है, फेरन कौन पहनता है, ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, दाछीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये हर किसी को पता है। ये 40-50 क्वेश्चंस हर कोई करके आता है, जिसने कभी किताबें देखी भी नहीं होंगी वो भी ये क्वेश्चंस करके आता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो देखो या ना देखो, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे पता है देयर आर फ्यू सीरियस स्टूडेंट जिनको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं ये वीडियोस उनके लिए ही बना रहा हूँ एंड इसीलिए आई एम पुटिंग दिस मच एफर्ट इन दिस वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि वाकई में कोई डिफरेंस दीज वीडियोज़ आर मेकिंग इन यूर लाइफ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक केयर गाइज एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।